वेलकम टू द डार्क आर्काइव। मैं हूं संतोष मौर्य। सीधे चलते हैं जुलाई 1991 के मिलवॉकी में। पुलिस एक बिल्कुल आम से दिखने वाले अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसती है, अपार्टमेंट नंबर 213। अंदर उन्हें जो मिलता है वो किसी बहुत भयानक सपने जैसा था। आज हम बस ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम इस एक्सप्लेनर में उस दिमाग का एक डीप साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करेंगे जो एक नॉर्मल से पड़ोसी से एक मॉन्स्टर बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब 13 साल तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिर कैसे? जरा उस रात के उस छोटे से अपार्टमेंट के सीन को इमेजिन कीजिए। एक पूरा स्केलेटन, 11 स्कल्स, फ्रोजन हार्ट्स। ये कोई आम क्राइम सीन तो था ही नहीं। ये तो एक म्यूजियम था। एक ऐसे इंसान का म्यूजियम जिसने अपनी सबसे डार्क फैंटेसीज को बिल्कुल सोसाइटी की नाक के नीचे सच कर दिया था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल, शांत दिखने वाला इंसान अचानक से यहाँ तक कैसे पहुंच गया। चलिए बिल्कुल शुरू से देखते हैं। इस कहानी में वार्निंग साइंस बहुत पहले से दिखने लगे थे। बचपन में इमोशनल निग्लेक्ट तो था ही, पर जब वो 4 साल का था तो एक डबल हर्निया सर्जरी हुई, जिसके बाद उसका नेचर बिल्कुल बदल गया। वो एकदम शांत और अकेला रहने लगा। 8 साल का होते होते अपने पिता के साथ टाइम बिताते हुए उसे मरे हुए जानवरों की हड्डियां कलेक्ट करने और उन्हें ब्लीच करने का शौक लग गया। ये आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक ऑब्सेशन बन गया। 14 साल की उम्र आते आते वो स्कूल में ही हार्ड अल्कोहल पीने लगा था, जिसे वो अपनी दवाई कहता था। और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में स्कूल खत्म होते ही उसने अपना पहला मर्डर कर दिया, स्टीवन हिक्स। अब यहाँ एक आम गलतफहमी को क्लियर करते हैं। डैमर कोई टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल साइकोपैथ नहीं था जो सिर्फ थ्रिल या पावर के लिए लोगों का शिकार करता था। क्लिनिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग कहानी बताती हैं। उसके दिमाग में मेंटल डिसऑर्डर का एक भयानक स्टॉर्म चल रहा था। उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसका मतलब है कि उसे अकेले रह जाने का या अबैंडन होने का एक खौफनाक डर था। वो अपने पार्टनर्स के छोड़ जाने से इतना डरता था कि उसने नेक्रोफिलिया जैसी चीज़ों का सहारा लिया। वो विक्टिम्स को लाइफलेस बना देता था ताकि वो हमेशा उसके पास रहें, कभी उसे छोड़कर ना जा सकें। और उसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स ने इस आदत को एक जानलेवा कंपल्शन बना दिया। यही वजह है कि डामर का ये मास्क ऑफ सैनिटी इतना डरावना था। देखने में वो बिल्कुल क्वाइट, पोलाइट, एकदम आम इंसान जैसा था, एकदम हार्मलेस। पर अंदर ही अंदर एक बहुत ही खतरनाक, खुद से नफरत करने वाला और अकेलेपन का तूफान चल रहा था। ये आउटर शेल और इनर मॉन्स्टर का जो डिफरेंस है ना, यही सबसे ज्यादा चिलिंग है। आसपास के लोग धोखे में थे, जबकि अंदर एक ऐसी डीप अर्ज थी जो उससे लोगों को कंप्लीटली अपने कब्जे में रखने के लिए मजबूर कर रही थी। तो ये करता कैसे था? उसका पैटर्न या मोडस ऑपरेंडी बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड था। उसे सिर्फ डोमिनेंस नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था कंप्लीट पोजेशन। वो बहुत ध्यान से मार्जिनलाइज्ड मेन को टारगेट करता था। उन्हें पब्लिक प्लेसेस या बार से अपने घर ले आता, उनकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाता, और जब वो बेहोश हो जाते तब वो अपने हॉरिफिक एक्ट्स को अंजाम देता। उसका मेन मकसद उन्हें सिर्फ मारना नहीं था दोस्तों, उसका मकसद था उन्हें अपने परमानेंट कंपेनियंस बनाना। ऐसी बॉडीज जो कभी कंप्लेन ना करें और उससे कभी दूर ना जाए। 17, ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है सुनने में, पर ये 17 जिंदगियां हैं जो उसने 13 साल के लंबे समय में खत्म कर दी, एक के बाद एक, सेम डरावना पैटर्न। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। एक सीरियल किलर 13 साल तक एक पड़ोसी की तरह बिना पकड़े कैसे मर्डर पे मर्डर कर सकता है? इसका जवाब है सोसाइटी के सिस्टेमिक ब्लाइंड स्पॉट्स। एक तरफ डामर था, जिसके पास वाइट मेल प्रिविलेज था। पुलिस की नजरों में वो एक पोलाइट, लॉ अबाइडिंग, स्ट्रेट नागरिक था। और दूसरी तरफ उसके विक्टिम्स थे, जो मोस्टली LGBTQ+ कम्युनिटी से थे या पीपल ऑफ कलर थे। उस दौर में लॉ एनफोर्समेंट और सोसाइटी में रेसिज्म और होमोफोबिया इतना ज्यादा था कि इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लोगों के गायब होने को उतनी सीरियसनेस से लिया ही नहीं गया। इसी सिस्टम के भेदभाव ने डामर को छुपने के लिए एक परफेक्ट ढाल दे दी। और इस सिस्टेमिक फेलियर का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक एग्जाम्पल है मई 1991 की वो रात। डामर की नेबर ग्लिंडा क्लीवलैंड की फैमिली को एक 14 साल का बच्चा कोनेरैक सिंथसोमफोन सड़क पर मिला। वो खून से लथपथ था, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाई, पर पुलिस ने क्या किया? उन्होंने इस पूरे सीन को बस एक लवर्स पैट बोलकर डिसमिस कर दिया। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह है, उन ऑफिसर्स ने उस ड्रग्ड और जख्मी बच्चे को उठाकर वापस डैमर के हवाले कर दिया। ग्लिंडा क्लीवलैंड और दूसरी ब्लैक महिलाओं ने बार बार पुलिस को फोन किया, बार बार वार्न करने की कोशिश की कि कुछ गड़बड़ है, पर उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। रेवरेंड जेसी जैक्सन ने इस ट्रेजेडी पर एक बात कही थी जो बिल्कुल ठीक बैठती है।
पुलिस चोज द वर्ड ऑफ अ किलर ओवर एन इनोसेंट वुमन। यही वो सबसे बड़ी गलती थी, वो सिस्टमिक फेल था जिसने डामर को आगे और भी जिंदगियां लेने की पूरी आज़ादी दे दी। आखिरकार जुलाई 1991 में वो पकड़ा गया और 1992 में जब डामर का ट्रायल शुरू हुआ तो उसने अपनी प्ली नॉट गिल्टी से चेंज करके गिल्टी बट इनसेन कर दी। अब कोर्ट, जूरी और पूरी दुनिया के सामने एक ही बड़ा सवाल था, क्या डामर सच में लीगली इनसेन था, जिसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, या फिर वो एक डीपली डिस्टर्ब्ड पर हाईली अवेयर क्रिमिनल था? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और जूरी को फैसला लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने उसके इंसैनिटी डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि डामर को पूरी तरह से होश था। उसे क्लियर पता था कि क्या सही है और क्या गलत। उसने बॉडी पार्ट्स को छिपाया, एविडेंस मिटाए और 13 साल तक लॉ एनफोर्समेंट को बेवकूफ बनाया। देखिए, उसने खुद कोर्ट में माना कि उसे कंपल्शन फील होती थी मारने की, लेकिन उस कंपल्शन के बावजूद वो जानता था कि जो वो कर रहा है वो इल्लीगल है। उसकी यही अवेयरनेस इस बात का सबूत थी कि वो इनसेन नहीं था। जज लॉरेंस ग्राम ने उसके क्राइम्स को देखते हुए डामर को विस्कॉन्सिन में 15 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस सुनाई, जो अगर जोड़ें तो 941 साल बनते हैं। और उस वक्त ट्रायल के दौरान पब्लिक में गुस्सा इतना भड़क चुका था, रेशियल टेंशन्स इतनी ज्यादा थीं कि कोर्ट के अंदर ही डामर को लोगों के गुस्से से बचाने के लिए एक 8 फुट मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठाना पड़ा। पर प्रिजन के अंदर उसकी जिंदगी बहुत छोटी रही। 28 नवंबर 1994 की बात है। कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में एक फेलो इनमेट था, क्रिस्टोफर स्कैरवर। उसने डामर पर एक ब्रूटल अटैक किया जिसमें उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ बार्स के पीछे उसका ये टेरिफाइंग चैप्टर अचानक से हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हमारे पास एक आखिरी बड़ा सवाल बचता है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें बचपन का इतना डीप ट्रॉमा, एक बीमार दिमाग और लॉ इन्फोर्समेंट के प्रीजुडिसेस एक साथ जुड़ गए, तो क्या हमारे सिस्टम ने इस मॉन्स्टर को क्रिएट किया या फिर उसके अपने बायसेस ने इस मॉन्स्टर को सिर्फ प्रोटेक्ट किया? ये उन सब सोसाइटीज़ के लिए एक क्लियर वार्निंग है जो डेंजर साइंस और मार्जिनलाइज्ड आवाज़ों को अनसुना कर देती हैं। दुनिया मॉन्स्टर्स को भूल जाती है, द डार्क आर्काइव उन्हें याद रखता है। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट डार्क फाइल। मैं हूं संतोष मौर्य और आप देख रहे थे जेफरी डामर, द नेक्स्ट डोर मॉन्स्टर।